वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू जो सीरीज चल रहा है उस पर इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है 1 से लेकर 10 उस पर आज हम लोग बात करेंगे। लूसेंट बुक से कोई अभ्यर्थी जो है जो कंपटीशन का तैयारी करता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, इसको नहीं जानता हो वो विरले ही कोई मिलेगा। ये आप लोग के जीएस के जीके के पार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक के रूप में देखा जाता है। उसी को ध्यान में रखकर ये लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोग को 600 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है। इसमें आज से पहले आप लोग को हिस्ट्री का टॉपिक हो चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो चुका है और आज से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट है। और एग्ज़ाम से पहले सारे लूसेंट बूस्टर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले 67 बीपीएससी का, उससे पहले सारे टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा जो एग्जाम ओरिएंट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग किन किन टॉपिक पर बात करने वाले उसे एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जस्ट बढ़ेंगे, क्या है चीज़ें नहीं हैं। तो आज हम लोग बात करने बिहार की सामान्य जानकारी, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार का भारत का भौतिक स्वरूप क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। नदियाँ कौन कौन सी है, उसका उद्गम स्थल क्या है, महत्वपूर्ण नदियों में कौन कौन से शामिल है उस पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख झील कौन कौन है उससे संबंधित कोई प्रश्न देखने को मिलेगा इसके सीरीज में। प्रमुख जलप्रपात, भारत की जलवायु, मिट्टी, कृषि, सिंचाई और खनिज संसाधन, इन सभी टॉपिकों से आज हम लोग लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू के सीरीज में शामिल करने वाले हैं। तो जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम ओरिएंट प्रश्न होगा उसको शामिल करते हुए, क्या क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम हॉल तक वो क्वेश्चन कैरी कर जाए, यही युक्ति आईएएस का प्रयास रहता है। और यह प्रयास आप लोग उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन एनालिसिस है, वहाँ जाकर देख सकते हैं किस रूप से हम लोग 150 में आप लोग 114 प्रश्न हम लोग के सीरीज से आया है, तो किस रूप से हम लोग को एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को सर्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं किस ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपके साथ हूँ, तो मेरे बारे में आप जान सकते हैं। क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, साथ ही 6 ईयर का ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास लेने का एक्सपीरियंस मुझे है और 3 टाइम मैं इंटरव्यू फेस किया हूँ और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता हूँ और हिंदी के माध्यम अलग फैकल्टी है तथा जीएस में ऑप्शनल में आप लोगों को हिस्ट्री जो जीएस का पेपर होता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, आईआर और करंट अफेयर्स के पार्ट को मेरे द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा और मेरे ही गाइडलाइंस में आप लोग सब चीज़ें कीजिएगा और जो सब्जेक्ट है उनके लिए अलग अलग फैकल्टी। इसके अतिरिक्त मैं 10,000 से अधिक यूपीएससी और पीसीएस स्तर के प्रश्नों को ओरिजिनल कंटेंट को क्रिएट करने का एक्सपीरियंस मुझे है, जो आप लोगों को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो भी चीज़ें जो यहाँ पर है अबाउट में आप लोग देख सकते हैं और भी चीज़ें। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आप युक्ति आई से कैसे जुड़ सकते हैं, तो जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, जिसमें आप लोग इस बार कोड को स्कैन कीजिए, डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो ये गूगल स्कैनर में होता है, गूगल स्कैनर में आपका स्कैनर होता है, तो आप गूगल से स्कैन कीजिए इस बार कोड को, डायरेक्ट जुड़ जाइए। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दिए रहते हैं हमसे जुड़ने का, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप अगर किसी को डाउनलोड करने के बाद कोई दिक्कत होता है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या वहाँ मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं ताकि हम लोग उनसे कांटेक्ट कर ले। तो आपको नॉर्मल आप लोग को इन्फॉर्मेशन वहाँ लिया जाता है, मोबाइल ईमेल आईडी बस, और उससे आप लोग हमसे जुड़ जाइए। जुड़ते ही या तो वेबसाइट विजिट कीजिए www.uktiis.in पर, तो सारे फॉर्मेट जो ऐप पर अवेलेबल है वही आप लोगों को वेबसाइट पे भी अवेलेबल कराया गया है। तो जैसे ही जुड़ जाते हैं तो आप लोग को टेस्ट अवेलेबल होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट के लिए, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए पीटी और मेंस दोनों वर्जन में आप लोग को यहाँ उपलब्ध होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सा आप लोग को पीसीएस कराया जा रहा है। साथ में ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम का भी आप लोग को यहाँ टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट दे सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम यहाँ आके विजिट करके देखिए आप लोगों को कितना बेहतर आप लोगों को विकल्प दे रहा है। 399 में 2000 टेस्ट आप दे सकते हैं ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम का। एसएससी का आप 199 में 500 टेस्ट दे सकते हैं, बैंकिंग का आप 199 में 500 टेस्ट दे सकते हैं, इसी तरह रेलवे का भी 199 में 500 टेस्ट दे सकते हैं। आप एक बार विजिट कीजिए, जाके देखिए
क्या चीज़ें वहाँ पर आप लोग उपलब्ध कराई जाए, इंडिया में किस रूप से एक नए प्लेटफॉर्म के साथ UPIS आप लोगों के सामने आया है। तो हमारा टैगलाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो इसे ध्यान में रख के चीज़ों को देखिए। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए लूसेंट बूस्टर सीरीज जो चला रहे हैं वो क्या है उसे ज़रूर जानना चाहिए। या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव जिसमें GS का पार्ट पूछा जाता है, लूसेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के स्टूडेंट के लिए 600 से अधिक प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आया गया है, जिसमें आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंट जो कैरी होगा, एग्ज़ाम हॉल तक जो कैरी हो प्रश्न, उसको ध्यान में रखते हुए एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोग 199 केवल फ़ी रखा गया है, बहुत न्यूनतम फ़ी रखा गया है। और आप लोगों को इससे बाहर GS का प्रश्न नहीं होने की उम्मीद है। बाकी चीज़ें जो मिसलिनियस हो जाता है, छूट जाता है, वो अलग चीज़ें हैं, पर जो मेन स्ट्रीम प्रश्न होता है वो आपको इससे बाहर नहीं होगा। उसी के साथ चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है उसे हम लोग देखते हैं। आप लोग प्रश्न देखिए तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। कुछ स्टूडेंट हैं जो सीरियस तरीके से स्टूडेंट दे रहे। रामिया जी नाम है, सुमन जी हैं, देवशंकर हैं, और सम एक प्रयास है। ये सब जो है रेगुलर स्टूडेंट है, वो आप लोग को आंसर देते हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ दीजिए ताकि एक्टिव मोड में काम कर सके। चलिए हम लोग अब समय नहीं गंवाते हुए हम लोग आज बात करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारित करती है? कोसी नदी, काली नदी, गंडक नदी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको काली नदी, ऑप्शन बी होगा। कोसी नदी भारत और नेपाल, बिहार और नेपाल के बीच आती है, पर यह सीमा का निर्धारण नहीं करती है। हालांकि इसके सहायक नदी जरूर निर्माण कराती है। तो यह सब चीज़ें देखने की बात है, आप लोग को प्रश्न में इस रूप से देखने को मिलेगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन यह है कि काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारित करती है, जबकि पटकाई की पहाड़ी भारत के म्यांमार से अलग करती है। यह आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कोऑर्डिनेटेड, ये आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल सकता है। भारत नेपाल के बीच कौन सीमा निर्धारित करती है? काली नदी। और पटकाई की पहाड़ी क्या है? भारत को म्यांमार से अलग करती है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग करती है, या भारत को श्रीलंका से अलग करती है? इस पर भी प्रश्न पूछ सकता है, पर एक्चुअल क्या है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। आपको जैसे इंडिया का मैप देखते हुए यहाँ पर श्रीलंका अभी हाल में चर्चा में है आपातकाल के कारण। तो यहाँ से प्रश्न जरूर से कोऑर्डिनेटेड जो भी प्रश्न होकर देखने को मिल सकता है। और यहीं पर देखिए, यहीं पर आप लोगों को पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है, कौन? यही काली नदी है। उससे समझ उनको शारदा नदी भी बोला जाता है, यह ध्यान रखना है। प्रश्न आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। यह ऊपरी मार्ग में यह नदी नेपाल के साथ भारत की पूर्वी सीमा तथा उत्तर प्रदेश में नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। तो ये कौन सी सीमा बनाती है नेपाल के साथ? पूर्वी सीमा, ऊपरी मार्ग में। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कुछ नदियों का कुछ चीज़ें हैं। आप लोग को देखिए ये स्पेस है, छोटा रहता है, लैपटॉप का थोड़ा सा स्पेस OBS पर थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए जब हम लोग स्मार्ट टीवी बड़े पाएंगे तो इसको जूम करके मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, पर आप लोग इस मैप को जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बस इंक्लूड कर देता हूँ कौन कौन सी नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग 2-4 नदी का नाम याद रखिए। सिंधु सभ्यता, सिंधु जो नदी है उसकी जो सभी जुड़ी हुई नदियाँ हैं, कौन सी नदी भारत से जाके मिलती है? सतलज, ब्यास, रावी नदी। इस तरह से आप लोग को देख लेना है। कौन सी पश्चिम की नदी है? पूर्व की नदी कौन? सिंधु की। ये आप लोगों को प्रश्न पूछेगा और बार बार UPSC तक यहाँ से प्रश्न पूछता है। उत्तराखंड में देखिए हाल ही में PCS में प्रश्न पूछा है, जैसे सतलज में कौन इसकी सहायक नदी नहीं है, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा था। तो यहाँ से आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना है। गंगा नदी में आप लोग गंगा नदी देखिए, आपको कौन इसके उत्तर से आती है, कौन इससे दक्षिण से मिलती है, ये नदियाँ आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। फिर ब्रह्मपुत्र नदी में आप लोगों को भी याद रखना है, ब्रह्मपुत्र मुख्यतः कहाँ से आप लोगों को इंटर करती है, यह प्रश्न पूछ सकता है हिमाचल प्रदेश से। और उसके बाद सबसे बड़ा मांजुली द्वीप जो द्वीप है, नदी द्वीप है, यहीं पर है मांजुली द्वीप, पश्चिम के पास मांजुली द्वीप है। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद रखना है। से आप लोग को याद रखना है मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इसी तरह नीचे कृष्णा, कावेरी नदी। देखिए इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसे देख लीजिएगा कौन सी नदी कहाँ है। बस आप लोग को धारा प्रवाह के रूप में देख लेना है। और भी चीज़ें जब बेहतर होगा तो हम लोग बेहतर फॉर्मेट पर आके आप काम करेंगे। अभी फ़िलहाल यही अवेलेबल हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को इस रूप से दे रहा हूँ, इसे चीज़ समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न देखिए, आप लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से नौथला दर्रा भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी होना चाहिए था, एरर हो जाता है। तो आप लोग देखिए किस प्रदेश में है, याद रखिएगा किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, मणिपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर सिक्किम होगा। और नथुला हमेशा चर्चा में रहता है, भारत और चाइना के बीच विवाद के रूप में भी, भारत टेक्निक के रूप में भी यह चर्चा में रहता है, क्योंकि जब इंडिया का मैप देखेंगे यहाँ से आप लोगों को बांग्लादेश है और ऊपर से आते हुए यहाँ पर आपको चेकनेक मिलता है, फिर यहाँ पर ऐसे देखिए यहाँ पर तो यही चेकनेक है सिक्किम का, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये नाथुला दर्रा पास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और चीन इस पर कब्जा करने के लिए बार बार प्रयास करता है और हमारा जो देश भारतीय सेना है उसे मुंह तोड़ जवाब हमेशा देती है। पहले वाली सेना हमारी नहीं रह गई है, सरकार वैसी नहीं रह गई है, ईंट का पत्थर जवाब से देना चाहती है। वो राजनीतिक प्रशासनिक सभी स्तर से, कूटनीतिक स्तर से जवाब देना जानती है। तो ये हालिया प्रयास आपको दो जगह देखने को मिला था, एक आपको लद्दाख के क्षेत्र में और एक सिक्किम के दौर में, सिक्किम के क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में। जब भी इस प्रकार के विवाद होंगे उससे संबंधित आप लोगों को एग्ज़ाम में पास से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। जो महत्वपूर्ण पास है मैं यहाँ पर जिक्र कर दिया हूँ, इतना कम से कम आप लोग को याद होना चाहिए। कौन कौन सा? पहले तो नाथुला दर्रा कौन है? हिमालय की गोद में बसा एक पहाड़ी दर्रा है जो रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से भारत और चीन के दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण दर्रा के रूप में जाना जाता है, जो आपको सिक्किम में स्थित है। चलिए, काराकोरम दर्रा को याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा लद्दाख में। फिर देखिए 2009 के बाद स्थिति बदली है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख। तो बहुत से आंकड़े आप लोगों को जम्मू कश्मीर से हट के लद्दाख में आ गया है, तो ये सब चीज़ों को देख लीजिएगा, इन सबको याद रखना है। जोजिला दर्रा लद्दाख, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, शिवकला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख देखिए यही चर्चा में रहा था, लिपुलेख, और एक नौथुला दर्रा। तो इसलिए प्रश्न में यह इस प्रकार के देख सकते हैं, उत्तराखंड लिपुलेख, और देखिए नीतिला दर्रा उत्तराखंड में, यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, फिर तीजू दर्रा मणिपुर में। तो आप लोग को कम से कम ये पासेज याद रखना है। क्यों? एग्जाम ओरिएंट आप लोगों को ये पास है, बार बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है इन सबसे सारे प्रश्न दर्राओं से या पासेज से। इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण पास के रूप में आप लोगों को देखिए यहाँ पर जो मैप बना हुआ उसमें आप लोगों को हैंड मैप बना हुआ है। गुर्जिला दर्रा देखिए यहाँ पर पास है लद्दाख में। लद्दाख देखिए कश्मीर अब ऐसे हो गया है, ये अक्साई चीन है, कश्मीर अब ऐसे हो गया है कश्मीर, यह लद्दाख का क्षेत्र। हालांकि देखिए यह अक्साई चीन के रूप में जाना जाता है, यह पाकिस्तान द्वारा गिफ्टेड दिया, यह पाक POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, लद्दाख यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC है। तो वर्गीकरण हालांकि इस रूप से है, पर भारत पूरे संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार बताता है और बताना भी चाहिए। हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर जा रहे हैं चीज़ों को लेकर, पर वर्तमान रूप से यही है कि कहाँ पर कौन पास है। जोर्जिला, तो क्रम याद रखिएगा, क्रम पूछ सकता है, पहले बुर्जिला, जोर्जिला और बनिहाल, क्रम पूछ सकता है। काराकोरम, खारदुगम, बालाचाला हिमाचल प्रदेश, शिवकला, मुलिंग, फिर मनाला और नीतिला। आपको ये आप लोग को क्रम पूछ सकता है, इसी प्रकार इस तरह क्रम पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा क्रम आप लोगों को याद रखना है। किस रूप से? म्यांमार से संबंधित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दर्रा है, आपको भारत से पूछ सकता है। इन सब चीज़ों से ध्यान रखना है ये आप लोगों को। फिर क्रम इस रूप से भी याद रखना है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, जैसे मुलिंगा, मालाला, नतीला, लिपुलेख देखिए यहीं पर है। नेपाल के साथ विवाद हुआ था, तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिला था। इसी प्रकार से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इतना इनफ है, इससे ज़्यादा पासेज जो है दर्रा को याद नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं। उतना ही याद रखिए जो एग्ज़ाम में वो बार बार पूछा जाता है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पासेज को याद रखना है, इन सब चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न है, देखिए अगर क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन जो है, क्वेश्चन का सिलेक्शन, एक्सप्लेनेशन और जो एग्ज़ाम ओरिएंट जो क्वेश्चन अगर बेहतर लग रहा है तो सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नए चैनल व्यूअर हैं जो, और साथ ही साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, कहीं जहाँ हो वहाँ आप लोग इसे हमारे चैनल को
फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हम लोग और भी सब्सक्राइबर को और भी बेहतर तरीके से लेकर आए। विश्वास कीजिए, एग्ज़ाम ओरिएंट यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, जो आप लोग को कम कम जो मटेरियल के साथ अधिक आउटपुट उसका निकाल सके आप लोग, एग्ज़ाम हॉल तक वो प्रश्न आप लोग को वो टॉपिक जाए। और देखिएगा 67 बीपीएससी आप लोग दे के आइएगा, उसके बाद हमें ज़रूर कॉल करिएगा, इसलिए कि सर आपका प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से वहाँ कैरी किया है। और साथ में यूपी पीसीएस भी होने वाला है, इसके भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी हमें ज़रूर गुड लक कहेंगे। इसके संदर्भ में हमारा जो प्रयास है उसे ज़रूर थैंक्सफुल करेंगे। और अगर आप लोग को अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार का होता है तो ज़रूर आप लोग हमें कॉल करके ये बताइए, कि उससे मोटिवेशन मिलता है हमें और हमारी टीम को। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। तो पहला है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। और आप लोग कॉपरेट के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आप लोग हम लोग को आगे लाइए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अर्थात पासेस श्रीनगर और गिलगित को आपस में जोड़ती है। तो याद रखिए, श्रीनगर इस तरह पूछ सकता है, श्रीनगर और गिलगित। तो आप लोग को इस प्रकार से भी यादें रखने कौन सा कहाँ जोड़ा जाता है। तो सिपकिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, तो तुजू दर्रा, बुर्जिला दर्रा। तो आप लोग को अभी जस्ट मैंने बताया था, बुर्जिला दर्रा जो था नीचे आपको यहाँ पर था। तो ये श्रीनगर और जो गिलगित है उसे जोड़ती है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है, साथ ही इसका मैप भी देख लेंगे हम लोग, तो आप लोग और भी स्पष्ट हो जाएगा। बुर्जिला दर्रा हिमालय के एक प्रमुख दर्रा, जो लद्दाख में 2019 से पूर्व की बात हो रही है, उससे पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। स्थिति यह दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, गिलगित गिलगित जो वाइट कश्मीर है वो लद्दाख का क्षेत्र हो जाता है। तो वो अब लद्दाख के संदर्भ में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दर्रे से होकर काशनगर मध्य एशिया को मार्ग जोड़ता है। जो सिल्क रोड था, इंडिया के ऊपर से सिल्क रोड जो है, याद रखिएगा सिल्क रोड है इंडिया के ऊपर से जो जाता है मध्य एशिया के क्षेत्र में, उसे यही पास जोड़ता है। तो यह ध्यान रखना है, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, समुद्र तल के बुर्जिला दर्रा जो है कितना है, 4100 मीटर या 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कश्मीर में गिलगित और श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है। यहाँ से रेशम मार्ग भी इसे बोला जाता था प्राचीन काल में, और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट भी किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है। देखिए अब यहीं से मैप से आप समझ जाइएगा वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में किस रूप से भारत के क्षेत्रों को अधिकार जमाए हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप समझिएगा। यह पूरा भारत का अंग है। सबसे पहले तो आप लोग समझिए भारत का अंग है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के आधार पर हम लोग चुप हैं, नहीं तो बहुत सी चीज़ें हम लड़ झगड़ के भी ले सकते हैं। अगर एक भारतीय अगर सीमा पर पहुंच जाए तो सीमा का 1 इंच तक हिलेगा नहीं। पर हम लोग शुरू से ही अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं, तो उस पर बल देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्तर पर इन क्षेत्रों को लेने की बात कर रहे हैं, और वो उसे लेकर रहेंगे। पर वस्तु स्थिति क्या है पूरी तरह लद्दाख और कश्मीर का, इसे भी जानना चाहिए। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर अब ये हो गया है, जम्मू कश्मीर हो गया, ये पहले का मैप में दिखा रहा था, इसलिए कि ज़रूरी है जानना आप लोगों को। तो अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर पीओके और लेकर यहाँ तक है, ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दूँ तो समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए देखिए, यह पाकिस्तान का क्षेत्र अब जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है अब ये है, और यहाँ से लेकर अब लद्दाख पूरा हो गया है। लद्दाख, ये पूरा क्षेत्र लद्दाख हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो अब प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ सकता है, जो गिफ्टेड चाइना है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में पूछता है। अक्साई चीन कहाँ पर है। 1962 के युद्ध में, इंडो चाइना युद्ध हुआ था, उसमें चीन का इस पर आधिपत्य हो गया था। उसके फिर गिलिस्तान बल्तिस्तान जो पाक ऑक्युपाइड कंट्रोल जो क्षेत्र है, यहीं पे विवाद होता है हमेशा। पीओके पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है, किसकी सीमा है, किससे संबंधित है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को आ रहा है, चलिए आंसर देते रहिए आप लोग तब तक। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। याद रखिएगा भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो बताइए। पहला ऑप्शन ए में है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी में है गुजरात, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन सी में है जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान।
पंजाब, लद्दाख। ऑप्शन डी में है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी होगा। कुछ और मत समझ लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख इससे मिलता है, क्योंकि यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया भारतीय राज्य अर्थात सॉवरेन जो स्टेट है उसकी बात की जा रही है। तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान ही केवल राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमा साझा करते हैं, और दो केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो दो केंद्र शासित प्रदेश है। जो लास्ट वीडियो था लुसेंट बूस्टर में, उसमें इसको स्पष्ट भी किया गया था कि कितने राज्य पाकिस्तान से और कितने केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से मिलते हैं, कितने राज्य नेपाल से मिलते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश नेपाल से मिलते हैं। इस रूप से भी प्रश्न आपको से बताया गया था, राज्य किन किन से मिल रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश। इस रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। आप लोगों को मिसगाइड नहीं होना, शब्द पर जाना है कि भारतीय राज्य पूछ रहा है, ना कि कुल भारतीय राज्य। कुल भारतीय राज्य पूछता तो आपको प्रश्न फिर चेंज हो जाता है, केवल भारतीय राज्य पूछ रहा है, या तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य पूछता अलग अलग करके तो भी 5 हो जाता है, नहीं तो कुल भारतीय राज्य पूछता तो आप लोगों को सभी शामिल कर दिया जाता। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है? एक्सप्लेनेशन है भारत के पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की साझा सीमा करती है। और पाकिस्तान के बीच कितना किलोमीटर की लंबी साझा है? ये 3323 किलोमीटर, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तीसरी सबसे लंबी भारतीय सीमा है। पहला कौन है? पहला आपको बांग्लादेश है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान है। तो BCP याद रखिएगा, फुल फॉर्म में आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसे BCP जो क्रम से है जो भारतीय सीमा साझा करती है। और लास्ट वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिएगा कौन राज्य, कौन जो देश है भारत के साथ कितना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, सभी पर विस्तृत चर्चा किया गया है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। चलिए इस स्लाइड में देख लीजिए, हालांकि लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया भी था। देखिए यही है, जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, मैं अभी चर्चा भी कर रहा था। तो आपको पाकिस्तान से 1 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब आपको, फिर राजस्थान और गुजरात 3 राज्य हुआ, स्टेट हुआ मिला। नेपाल से आपको एक आ गया केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चीन से, और उसके बाद इधर चीन आपको सिक्किम भी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को चाइना से मिलता है। नेपाल से कौन कौन मिलता है? नेपाल से सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपको ये प्रश्न पूछ सकता है। मिजोरम से कौन, म्यांमार से कौन मिलता है? तो म्यांमार से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश मिलता है, या म्यांमार से। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है। फिर श्रीलंका, बांग्लादेश से कौन कौन मिलता है? तो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम और आपको इधर त्रिपुरा मिलता है, आपको वेस्ट बंगाल से। इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो इस रूप से प्रश्न आप लोगों को कवर करना है, और सारा लास्ट वीडियो में इसके ट्रिक भी बताए गए हैं, तो आप लोग जाकर उसे देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, लुसेंट बूस्टर प्लेलिस्ट बना हुआ है, लुसेंट बूस्टर का प्लेलिस्ट, लुसेंट बूस्टर के नाम से उस प्लेलिस्ट में जाइएगा। सारे प्लेलिस्ट में जो अब तक क्लास हो चुके हैं वहाँ अपलोड है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। छोड़ना एक भी नहीं है, नहीं तो प्रश्न आपसे GS का छूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? अर्थात 2 ऊंचे क्षेत्र है, बीच में गड्ढा है, उसके क्षेत्र से सिंपल सा वे में समझे। एक यह है, ऐसे है, फिर आपको ऐसे है। ये ही नदी मार्ग उसका होगा भ्रंश घाटी से होकर। यह दरार वाला क्षेत्र होता है, टूटा फूटा क्षेत्र होता है दरार वाला। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन गुजरती है? गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और चंबल। कौन है? तो इसमें नर्मदा होगी। नर्मदा नदी ऐसी है जो आपको भ्रंश से होकर गुजरती है, साथ में ताप्ती नदी भी गुजरती है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की 2 ऐसी नदियां हैं जो मुख्य नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। और विश्व में कौन सी ऐसी नदियां हैं? आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जब मैंने पढ़ाया, वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाया था, वहाँ पर आप लोगों को मैंने ये बताया भी था, क्या भ्रंश घाटी से होकर कौन सा नदी गुजरती है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर देख लीजिएगा, इन सब चीज़ें को वहाँ से ही कवर कर लेना है।
बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से अच्छा नहीं है कि उसे आप सेगमेंट बाय सेगमेंट देखते चलिए, ताकि आप लोग हर चीज़ को उसी वे में समझिए। जब वर्ल्ड की बात हो रही है तो वर्ल्ड की चीज़ों को समझिए, जब इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया को, उसे कोऑर्डिनेट जब होगा तो सारे को बता दिया जाता है। चलिए, भारत में नर्मदा और ताप्ती दो भ्रंश नदियाँ हैं, दो नदियाँ जो भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। विंध्य विंध्याचल या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से मध्य से होकर यह गुजरने वाली नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से गुजर निकलती है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना है 10,057। ये एनसीईआरटी से लिया गया डाटा है। इसका मुहाना कहाँ, खंबात अर्थात गुजरात में यह गिर जाती है नदी का मुहाना है। तो इसके अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक कुल यह कितनी, जो नर्मदा नदी है वो कितनी दूरी तय करती है, 1312 किलोमीटर तय करती है, जो जबलपुर से भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। डेल्टा के बजाय एक्चुरी का निर्माण कराती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। कौन सी नदी एक्चुरी डेल्टा के बजाय एक्चुरी का निर्माण करती है। तो चलिए मैप में हम लोग देख लेते हैं इसे क्या है। मैप में है, देखिए नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ देखिए यहाँ पर, और जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है यहीं पर आप लोगों को अमरकंटक है। ये आगे अमरकंटक से एक प्रश्न है तो वहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है पूरी तरह। पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ से निकल के यह मार्ग से होते हुए महादेव सतपुड़ा के और विंध्य के बीच से होते हुए यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आपको यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ सकता है, माही नदी पूछ सकता है, ताप्ती नदी से प्रश्न पूछ सकता है, विंध्य पर्वत सतपुड़ा और जैसे नर्मदा के बीच में, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी है, या सतपुड़ा और महादेव के बीच कौन सी नदी है, तो आपको ये भी पूछ सकता है तो ताप्ती नदी है। इस प्रकार से याद रखिएगा। अरावली और मालवा के पठार के बीच कौन सी नदी है, तो ये भी आपको चंबल की नदी, माही की नदी, ये सब प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए ऑप्शन आपको उसी रूप से दिया जाएगा, प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इस मैप को बहुत बेहतर तरीके से आप लोग कवर करिएगा। यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर सिंधु नदी में कौन कौन सी नदी, सतलज हुआ, रावी, पहले आप लोग सतलज, रावी, झेलम, तो सिंधु इधर है। तो इस प्रकार से कौन सी नदी, भारतीय नदी जाके इसमें मिलती है, पाकिस्तान की नदी जो है अलग, वो प्रश्न आपको उस रूप से पूछ सकता है। सिंधु जल विवाद से भी प्रश्न, सिंधु जल विवाद जो चल रहा है, जल जो बंटवारा केंद्र है उससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। इस मैप में आप लोगों को श्रेणी पूछ सकता है, काराकोरम, लास्कर, जास्कर प्रेमी, शिवालिक श्रेणी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। श्रेणी भी पूछ सकता है कौन सा है। गारो खासी जयंतियाँ कहाँ कहाँ है, आपको किस क्रम में है। सबसे पहले गारो हो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ हैं। पामीर की पठार कहाँ पर है, ये भी पूछ सकता है, जो सबसे बड़ी पठार के रूप में जानी जाती है। इससे संबंधित पूर्वी घाट में कौन कौन सी नदी का, नदी किस, पूर्वी घाट में कौन कौन सी नदी बहती है, पश्चिमी घाट में कौन कौन सी नदी बहती है, ये सब प्रश्न पूछ सकता है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार के संदर्भ में भी प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट देखिए एस्चुरी का निर्माण यहीं करती है महानदी, और आप लोग को इधर नर्मदा का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार आप लोग को कवर कर लेना है, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। चीज़ों को समझिए, मैप के साथ समझा दिया जाता है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में कंफर्ट जोन में रहें, ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आइए, उसे रॉन्ग वे में नहीं लेकर आइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो नदियां अमरकंटक का उद्गम स्थल है। चंबल बेतवा, ताप्ती नर्मदा, सोन बेतवा, नर्मदा सोन। तो आप लोग को यह प्रश्न बताना है आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यह बीपीएससी में पूछ सकता है, यूपी में पूछ सकता है, एमपी में तो पूछिएगा क्योंकि वहाँ का रीजनल प्रश्न बन जाता है ये। तो यह है ऑप्शन डी इसका सही होगा। नर्मदा और सोन की जो नदी है दिए गए ऑप्शन में बात हो रही है। यहाँ पर बहुत सी नदियों का अमरकंटक से स्थानीय नदियों का उद्गम स्थल है, पर दिए गए ऑप्शन में से बात हो रही है। निम्नलिखित शब्द है तो इसका मतलब दिए गए ऑप्शन से बात हो रही है। तो ऑप्शन में आप लोग को नर्मदा और सोन नदी है, तो इसे देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा क्योंकि गला, गर्मी का सीजन है, पानी पी लेते हैं। चलिए, अथवा तबीयत भी ठीक नहीं इसी के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।
अमरकंटक का ऐतिहासिक महत्व है। नर्मदा और सोन नदी दो नदियों का उद्गम स्थल है। जोहिला नदी देखिए सोन की सहायक नदी है, यह भी इसका अमरकंटक से ही निकलती है। यह आप लोग को याद रखना है। सोन से कौन निकलती है? तो जोहिला निकलती है। आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है जोहिला नदी। अमरकंटक क्षेत्र में अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र के रूप में विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी, अभी मैंने जस्ट बताया कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा है, जहाँ मैकाले पहाड़ी का केंद्र बिंदु है। अभी मैप में जस्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस रूप से यह एक प्राकृतिक विरासत के रूप में है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके संदर्भ में है, अमरकंटक से संदर्भित। तो आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, जुड़ा हुआ है। अमरकंटक अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में और मध्य प्रदेश के अनूपपुर और ढिंडोरी जिलों का एक अभ्यारण्य है, जिसे वर्ष 1975 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया है। देखिए उत्तराखंड में जल संरक्षण अधिनियम पूछा था 81 को। आप लोग को ये सब संरक्षण याद रखना। जैव विविधता से संबंधित, जो पर्यावरण से संबंधित जो 4 अधिनियम है उसे आप लोग को याद रखना है। प्रश्न आप लोग को वहाँ से पूछ सकता है, तो इसे छोड़ना नहीं है कि यह आप लोग एग्जाम ओरिएंट नहीं है तो इसे याद नहीं करना। देखिए प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। कितनी बार ही मैंने इस सब चीज़ों पर, हमारी टीम ने इस पर चर्चा किया, आप लोग को एक्सप्लेनेशन में दिया होगा। आप बीपीएससी का टेस्ट दिए होंगे, वहाँ पर इन सभी एक्ट के बारे में बताया गया, चर्चा किया गया है, तो सॉल्यूशन में दिया गया है। तो आप बोलिएगा फिर प्रश्न नहीं आता है, टैली नहीं करता है। तीसरी बार से आप लोग सीरियस होकर बस टेस्ट को लूसेंट बूस्टर को और टेलीग्राम चैनल पर जो क्विज चल रहा है उसे ही आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, तो आपका बहुत से प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इन सब चीज़ों को समझिए। इसके एग्ज़ाम जब दे लीजिएगा, प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से 110 प्लस प्रश्न अधिक 150 में आ जाएगा बीपीएससी में, तो उसके वैल्यू को समझिए कि नहीं युक्ति ने आप लोग को क्या दिया है। तब तक आप लोग वेट कीजिए, हम लोग भी वेट कर रहे हैं उस दिन का, ताकि आप लोग को उस दिन समझा सकें कि जो 10 मिलियन 5 मिलियन 20 मिलियन का व्यूअर लेके चल रहा है, आप लोग को वो क्या देता है और हम लोग 619 सब्सक्राइबर लेके आप लोग को क्या दे रहे हैं। तब आप लोग इस वैल्यू को समझिएगा, तब तक आप लोग पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा रहेगा, क्योंकि तब तक आप लोग का रिजल्ट बाहर हो चुके होंगे पीटी से। और मेंस में जो बच्चा हमारा से तैयारी कर रहा है वो मेंस तैयारी करेगा, उसका फाइनल इंटरव्यू तक जाएगा। क्योंकि एक मेथड होता है, एक टेक्निक होता है जो हम लोग फेस किए हैं, उसे हम लोग बहुत दिनों से सीखे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग भी आप लोग का एंजॉय करवाते, इंटरटेनमेंट करवा सकते थे और आप लोग की तैयारी करवाते और व्यूअर हम लोग ले सकते थे। पर आप लोग जॉब अगर हो जाता है मेरे ग्रुप से, अगर 10 लोगों का ही ग्रुप, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं मान के चलिए 619 है, रेगुलर आप लोगों को 60 से 70 लोग देख रहे हैं, इसमें औसतन 10 से 15 लोग का ही फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। वो मेरा ज़्यादा अचीवमेंट है। मैं यहाँ व्यूअर पर भी नहीं जा रहा हूँ, बस अचीव करना चाहता हूँ कि आप लोग 1 से 2 वर्ष तैयारी बस कीजिए, 1 से 2 वर्ष में जॉब ले लीजिए। और जॉब अगर ले लेते हैं तो समाज में आपका इज्जत बनेगा, समाज में आप एक वैल्यूबल एसेट के रूप में जाने जाएंगे, नहीं तो नकारे रहेंगे और समाज आपको, आपके घर पड़ोस सभी आपको है ना उसी तरह हे की दृष्टि से देखेंगे। अगर चाहते हैं तो आराम से, बहुत से लोग हैं, जाके आप तैयारी कीजिए। चलिए नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है इससे संबंधित, वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया था। किसे? अमरकंटक अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। देखिए ये सब चीज़ें हैं ना, डायरेक्ट आप लोग को प्रश्न में आएगा, इसी के लिए इन सब चीज़ों को छोड़िए मत। क्या कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, किस वर्ष दिया गया, किस अधिनियम के तहत आया, किस वर्ष इसे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया, ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए यही मैप की मैं बात कर रहा था। और देखिए कहाँ से मैं ये सब आप लोग को मैप देता हूँ, आप लोग इन सब चीज़ों को समझिए। आप लोग को ये डायरेक्ट ऑफिशियल साइट से निकाला जाता है, इसमें कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो यहाँ है वो ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है, उसी को लेकर दिया जाता है। जैसे देखिए पहले तो नर्मदा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। अमरकंटक देखिए दोनों के बॉर्डर पर है, यहाँ छत्तीसगढ़ है और ये मध्य प्रदेश, तो इसके बॉर्डर से निकलता है, उसके बाद अपना दूरी तय करती है। तो सबसे पहले तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ आप लोग नहीं कर दीजिए। तो बहुत से बच्चे पिक्चर में देख के छत्तीसगढ़ समझ लेंगे। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का विस्तार जरूर है, उसके और भी जैसे नदी, मुख्य नदी होता है, उसका प्रवाह क्षेत्र होता है, उसी तरह उसके जो अमरकंटक का जो
श्रेणियां हैं, मेघालय तक जाती है और भी छत्तीसगढ़ के श्रेणियों छोटे स्थानीय नामकरण के साथ जाती है, पर मुख्य रूप से वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक का मंदिर और अमरकंटक का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में आता है। तो ये आप लोगों को क्लियर रखना है। दूसरा देखिए, अमरकंटक जो सेंचुरी है, देखिए ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, आप लोग को ध्यान रखना है ये 3 पार्ट। इसके बारे में देखिए, कोर सेक्टर है, ये ग्रीन वाला आपको कोर सेक्टर नजर आएगा, आप लोग प्रश्न पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह आप लोगों को ये कौन सा लेक यहाँ टैंक है, आपको देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है। फिर कपिल धारा वाटरफॉल, ये आप लोग को यहीं से निकलता है, आप लोग को प्रश्न ये सब चीज़ें पूछ सकती है। कोटा यहाँ है, कोटा के संदर्भ बगल में कौन सा सेंचुरी के पास कोटा है, तो ये भी आपको, कोटा राजस्थान मत समझ लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाइएगा। कोटा का नाम दे दे और सेंचुरी का नाम दे तो यह छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछ सकता है। और यह सेंचुरी जो अमरकंटक सेंचुरी के रूप में जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, आप लोगों को भी मैंने जस्ट बताया। ये सब प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, प्रश्न वैसे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न क्या है। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार है। देखिए यह प्रश्न उत्तराखंड में डायरेक्ट पूछा गया। आपको मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम लोग क्यों आप लोगों को लूसेंट की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। देखिए इसका टेस्ट आप लोगों को कब हुआ है, आपको 24 मार्च को इसका टेस्ट हुआ है, और एग्ज़ाम कब था, 3 अप्रैल को एग्ज़ाम था, 4 अप्रैल को शायद एग्ज़ाम था, 3 अप्रैल को ही एग्ज़ाम था। तो सोच के देखिए, ये 24 मार्च का टेस्ट आप लोगों का अभी मैं दे रहा हूँ, इसका वीडियो एनालिसिस हो रहा है, तो समझ सकते हैं प्रश्न डायरेक्ट कैसे आया है। अब आप लोग बोलिएगा प्रश्न आता नहीं, यही सेम टू सेम प्रश्न था, अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो पहला है छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, उपयुक्त में से, और पठार का भी नाम यही था, याद रखिएगा, पठार का भी नाम यही दिया हुआ था, बस एक पठार अलग जोड़ दिया था। छोटा नागपुर, दक्कन, मालवा और एक और भी था, तेलंगाना नहीं था, ये बुंदेलखंड था, बुंदेलखंड का पठार दिया हुआ था। तो आप लोग समझ सकते हैं प्रश्न कैसे टैली करता है। तो यह सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको 7वां का हो जाएगा, सी मालवा का पठार। देखिए मैप में भी आप लोग देख सकते हैं, और अभी मैंने जस्ट बताया था विंध्य और अरावली के बीच, अरावली देखिए ये कौन है, तो आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, मालवा पठार राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्थित है, मालवा पठार, तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच ये मालवा का पठार के रूप में जाना जाता है। बुंदेलखंड का ऊपरी और उत्तरी और दक्षिणी आप लोग, या पूर्वी या पश्चिमी भी पूछ सकता है इस रूप से, तो आप लोग को ध्यान रखना। मालवा पठार ज्वालामुखी चट्टानों या लावा पठार का बना हुआ है, तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। अगर ये प्रश्न पूछ दिया तब ये सब शेष रह गया इसके टॉपिक में, तो ये प्रश्न पूछ सकता है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है, कहाँ से, मालवा के पठार से। यह पठार लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये सब मालवा से संबंधित प्रश्न आप लोग को पूछ सकता है। देखिए छोटा नागपुर पठार, यह भी प्रश्न आप लोग से पूछ सकता है, छोटा नागपुर पठार और मालवा पठार के बीच कौन सा पठार है, तो बुंदेलखंड का पूर्वी पठार आप लोगों को पूछ सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार और मालवा पठार के बीच कौन सी नदी बहती है, तो आपको यह प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न पूछ। तेलंगाना का पठार और जो दंडकारन पठार है जो उड़ीसा के क्षेत्र में आता है, उनके बीच कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा। अभी मैप में आप लोग जस्ट बहुत से नदियों की चर्चा की, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। तो आप लोग को ये सब चीज़ें देखिए कहीं मिलेगा नहीं, बस एग्जाम के मैप के थ्रू आप लोग कैसे क्वेश्चन को एराइज करते हैं, क्वेश्चन को किस रूप में समझते हैं, उसका आंसर किस रूप में देते हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रश्न ऐसे ही होंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, उसके बाद सोचिएगा बुंदेलखंड किधर है, अरावली किधर है, छोटा नागपुर किधर है, और नदी उसके बीच कौन है, पठार उसके बीच कौन है। तो ये सब चीज़ें देखिए और मैप में देखिए और समझिए और आंसर दीजिए उसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 8वां नंबर प्रश्न, आप लोग बताइए आंसर, तब तक मैं पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। और चैनल को जरूर शेयर कीजिए, इतना बेहतर प्रयास आप लोग के लिए किया गया है, तो चैनल को जरूर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितने हैं उस पर शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर अपना फेसबुक ग्रुप है आपको उस पर भी शेयर कर सकते हैं। तो कोऑपरेट कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर प्रयास युक्ति कर रहा है, तो आप लोग से अपेक्षा है कि हम लोग का कोऑपरेट कीजिए, और हमारे जो मकसद है, जो उद्देश्य हम आप लोग के सामने आए, उसे पूरा करने में आप लोग का सहायता प्राप्त होता रहे।
8वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय देखिए अनुसंधान केंद्र से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। संस्थान से एक प्रश्न जरूर एग्जाम में होता है, तो जितने भी अनुसंधान महत्वपूर्ण अनुसंधान है वही रिपीट बार बार होता है। एक दो मिस हो गया तो उसे याद नहीं करना है। बहुत से 150 प्रश्न है, आपको 140 प्रश्न छोड़ भी दीजिएगा, 110 मारिए, रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसको आप नहीं जानते, उसे देख लीजिए, कैजुअली देख लीजिए, नहीं तो उतना भी माइंड पर बर्डन देना नहीं है कि याद नहीं हुआ, नहीं देखे। कुछ प्रश्न छोड़ने की भी आदत डालिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, उन प्रश्नों पर कमांड बनाइए जो आपके कोर सब्जेक्ट का आप लोग कोर सब्जेक्ट का प्रश्न हो, उससे नहीं छूटना चाहिए। जैसे हिस्ट्री से प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए, पॉलिटी से प्रश्न एकदम नहीं गलत होना चाहिए, ज्योग्राफी से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, साइंस से भी बहुत से प्रश्न, जैसे आपको 25 से 30 प्रश्न पूछता है तो कम से कम 15 से 20 प्रश्न जरूर सही होना चाहिए। और ये बेसिक प्रश्न होता है, इसे अगर अच्छे तरीके से देख लिया जाए तो ये कभी नहीं छूटेगा। तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को आप लोग को कवर करना है, साथ में आप लोग ये सब चीज़ें कभी गलत नहीं होने। तो चलिए, राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है राजमुंद्री, मैसूर, चिकमंगलूर और कोटायम। तो इसका उत्तर सही होगा, कोटायम में है राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र। चलिए, एक्सप्लेनेशन में सारे महत्वपूर्ण केंद्रों का नाम, अनुसंधान संस्थानों का नाम दिया गया है, तो इसे कवर कर लेना है। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोटायम में स्थित है। जबकि चिकमंगलूर में कहाँ है? राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र है। राजमुंद्री में क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है। जबकि मैसूर में कहाँ क्या है? मैसूर में आपको केंद्रीय रेशम है। तो आपको मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, एक सेकंड मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, उसके बाद लिख दूँ, तो आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तो और पीडीएफ इसका अपलोड कर दिया जाता है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए या तो वेबसाइट पर जाके लॉगिन हो जाइए, आप लोग वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा लुसेंट बूस्टर सीरीज़ में। तो वहाँ भी देख सकते हैं आप लोग बेहतर तरीके से। अगर जो बच्चे नहीं करते हैं तो यहीं से आप लोग लिख सकते हैं। राजमुंद्री में क्या है? राजमुंद्री में आपको केंद्रीय तंबाकू है, याद रखिएगा। मैसूर में क्या है? मैसूर में रेशम है। बस मैं शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहा हूँ। चिकमंगलूर में क्या आप लोग को? चिकमंगलूर में कॉफ़ी है। कोट्टे में क्या है? रबड़ है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग कटक में चावल का है। कटक में क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। कोयम्बटूर क्या है? राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र है, प्रजनन संस्थान है, समझ याद रखिएगा। और गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। यूपी नहीं देखा तो इंडिया क्या देखा, ये कॉन्सेप्ट है। तो लखनऊ वहाँ पर गन्ना अनुसंधान केंद्र है। पर गन्ना राष्ट्रीय गन्ना आप लोगों को प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। नागपुर में क्या है? नागपुर में आपको कपास अनुसंधान केंद्र है। जोरहट राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है। कानपुर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। पूना में कृषि मौसम विज्ञान केंद्र है। देहरादून में केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र है। तो ये कम से कम जो लिस्ट दिया गया इसे जरूर याद कर लीजिएगा, यह एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके अतिरिक्त बहुत से लिस्ट है, 150-200 संस्थान है, कितना याद कीजिएगा। और उन संस्थानों को जरूर याद रखिए जो आपके आम जीवन से संबंधित है, वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न हम लोग बात करेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है, क्या? 9वां नंबर प्रश्न है, उल्का पिंड के गिरने के बाद लोनार झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उल्का पिंड से गिरकर एक झील का निर्माण हुआ, वो झील किस जिले में है या किस स्थल पर है? तो आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए, ऑप्शन देखिए, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको लोनार आप पढ़ लीजिएगा, लोनार झील के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा, पर उसके कहाँ पर स्थित है ये जरूरी जानना है। तो ये सब प्रश्न आपको पूछ सकता है। ये खारा पानी का झील है। तो ये आपको क्षारीय और खारा दोनों है। इसका रंग बदल भी जाता है और कुछ जब ज़्यादा क्षारीय और खारा हो जाता है तो पहला ऑप्शन में टीकमगढ़ है, अजंता है, पानगढ़ है या बुलढाना। इसका सही उत्तर बुलढाना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, बुलढाना। तो चलिए, प्रश्न देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो आप लोग को एक्सप्लेनेशन में क्या है? लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के लोनार में स्थित एक क्रेटर झील है, अर्थात क्रेटर जो उल्का पिंड से बना है उससे। यह क्या हुआ है? प्लेटोनिक काल अर्थात
2.5 देखिए 2.5 लाख वर्ष पूर्व जब एक उल्कापिंड हमारे पृथ्वी पर गिरा, जो भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में आया था और वो बुल्ढाना जिले में गिरा, लोनार जिसे क्षेत्र कहा गया, वो उल्कापिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ। इसका क्या है, व्यास कितना है, 1.5। देखिए याद रखिए, जो उल्कापिंड गिरता है सारे अवशेष जल के जो मेन ओरिजिनल उसका कोर रहता है वही गिर पाता है, क्योंकि वो वायुमंडलीय क्षरण से बच जाता है। समझ लीजिए वो गिरा तो 1.5 किलोमीटर व्यास का एक गड्ढा किया। कितना बड़ा रहा होगा उल्कापिंड, इसका वो अनुमान लगा सकते हैं आप। 500 फीट की गहराई के साथ ये बेलास्टिक जो चट्टाने से निर्मित की यह झील है। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है, लोनार झील किस चट्टानों पर निर्मित है, तो बेलास्टिक चट्टान है। लोनार झील अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित है। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील अनुसूचित भू राष्ट्रीय विरासत तथा नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट होता है, उसमें आप लोगों को शामिल है। तो लोनार झील आप लोगों को शामिल है। यह झील क्या है, पानी जो खरा है और क्षारीय दोनों रूप में यह पाया जाता है इस झील में, तो यह भी महत्वपूर्ण है, तो यह भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है लोनार झील जो है, लोनार झील गैर सजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग रोगाणुओं जैसे एस्क्लेपिया एसपी और एक्टिनोपॉलिस्पोरो एसपी, इस प्रकार के जो जीव होते हैं उससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल सकता है। प्रवासी पक्षी कौन कौन पाया जाता है, जैसे सेडाल, ग्रेब, रूडी, सेल्डक रूप से प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। तो यह सब जो पक्षी का नाम दिया गया उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, तो इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 10वां नंबर प्रश्न, और 5 प्रश्न रह गया है। तो चलिए पहला 10वां प्रश्न क्या है, भारत की किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को। किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, यह प्रश्न आप लोग को बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, काली मिट्टी इसको कहा जाता है, रेगुड़ मिट्टी को। यह प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जो बार बार देखने को मिलता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो आप लोग इसे कवर कर लीजिए, याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें एल्युमिनियम, आयरन, चूना एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के टूटने से होता है या किसके अपर्दन से होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों के। इसमें क्या क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम, आयरन और चूना मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो याद रखिएगा, टिटेनिस फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला, एक रसायन के कारण ये इसका रंग काला होता है। इसमें जीवाश्म की उत्पत्ति का कारण भी होता है, इसमें जीवाश्म के कुछ तत्व भी पाए जाते हैं। काली मृदा कपास की मृदा भी कही जाती है, क्योंकि इस पर कपास की खेती बहुत बृहद पैमाने पर की जाती है। गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि भी इस मृदा उपजाऊ बना के फसल किया जा सकता है। काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के कुछ क्षेत्रों में, मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के निचली भागों में पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के क्षेत्रों में कुछ कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए मैप में हम लोग देख लेते हैं। मैप में देख लीजिए, पिक्चर स्लाइड देख लीजिए। उसके बाद देखिए काली मृदा है, काली मृदा आप लोग को ये है, तो काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है देख लीजिए। तो आपको काली मृदा इस रूप से पाई जाती है। तो देखिए ये भी काली मृदा, यहाँ भी काली, उड़ीसा के क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है। तो इस रूप से आप लोगों को याद रखना है। पर्वत और वन वाले क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, जो पर्वत के क्षेत्र वाले होंगे ऊपर पाया जाएगा, उसके जलोढ़ मृदा उसके नीचे पाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको इस रूप से भी पूछा जा सकता है, क्रम पूछा जा सकता है। सबसे पहले कौन मिलेगा, अगर हम उत्तर से अगर दक्षिण जा रहे हैं तो पहली मृदा कौन मिलेगी, पूर्व से पश्चिम जा रहे थे कौन सी मृदा कौन मिलेगी, या दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नदियों में यह क्रम पूछा जाता है, तो मिट्टी के वर्गीकरण में भी, मृदा के वर्गीकरण में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले पर्वतीय है, उसके जलोढ़ है, उसके बाद काली है, उसके बाद लेटराइट है, लाल या पीली मिट्टी, पीली मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी आपको मिलेगी। उसके बाद सूक्ष्म मिट्टी आप लोगों को इस रूप से मिलेगा, जैसे आपको इस रूप से पहले आप लोगों को पर्वतीय, उसके बाद जलोढ़, उसके बाद आप लोगों को सूक्ष्म, उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, काली मृदा मिलेगा। इस रूप से उत्तर से दक्षिण की बात होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह वर्गीकरण करेंगे तो आप लोगों को इस रूप से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो सारे वर्गीकरण किया हुआ है, इसे देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसे देख लीजिएगा, और किन किन जिलों में है, किन किन राज्यों में है, ये सब देख लीजिए। किन राज्यों में, जैसे गुजरात में आप लोगों को ये सब क्षेत्र क्या है, आपको महाराष्ट्र ये सब क्षेत्र जिसका नाम लिया गया, सारे क्षेत्र मध्य प्रदेश से भरा पड़ा है काली मृदा।
जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है आप लोग को देख लेना। वेस्ट बंगाल से लेकर आप लोग को पंजाब हरियाणा से लेते हुए गुजरात में भी कुछ पार्ट में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। असम के क्षेत्र में आपको, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लाल मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आप लोग को ध्यान रखना है, यह प्रश्न आप लोग को 11वां नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बक्साइट का उत्पादन करता है। कौन सा राज्य देश भारत का सबसे बड़ा बक्साइट का उत्पादक है। गुजरात है, राजस्थान है, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो कौन है सबसे ज़्यादा, तो सही उत्तर आपको क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको उड़ीसा होगा बक्साइट का। और बक्साइट उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो क्या है बक्साइट के संदर्भ में बातें देख लेते हैं। बक्साइट, उड़ीसा बक्साइट प्राकृतिक भंडारण उत्पादन दोनों प्रथम स्थान रखता है। उड़ीसा भारत कुल उत्पादन जो बक्साइट उत्पादन होता है उसका 42% उत्पादन करता है, जबकि दूसरा स्थान गुजरात और तीसरा झारखंड है। तो ये क्रम याद रखना है, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन। बक्साइट उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। यह क्या है, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाई जाती है। जो धारवाड़ क्रम के चट्टानें उसमें यह पाई जाती है, परंतु बॉक्साइट लेटराइट चट्टानों में भी पाया जाता है, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन दे दे, धात्विक जो खनिज है वो जो धात्विक खनिज जो धारवाड़ क्रम में चट्टानों में पाए, परंतु बॉक्साइट जो चट्टान है वो लेटराइट चट्टानों में पाई जाती है। जनवरी 2021 की तुलना में जनवरी 2022 में, यह पीआईबी का आंकड़ा है, पीआईबी का हाल में रिलीज किया गया जनवरी 2022 में आंकड़ा है। इसमें सकारात्मक वृद्धि कौन किया, नकारात्मक वृद्धि कौन किया, यह सारा दे दिया गया। पीडीएफ रहेगा, आप देख लीजिएगा और इस स्लाइड को आराम से रोक के भी देख सकते हैं, क्या है कि सारे का नाम दिया गया, जो भी महत्वपूर्ण है उसे मैं बता देता हूँ। बस आप लोग बॉक्साइट को याद रखिएगा, इस रूप से सोना को याद रखिएगा, कोयला को याद रखिए, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। उसके बाद उत्पादन में बात की जा रही है। उसके बाद आप लोग उत्पादन में किसमें नेगेटिविटी आया है, किसमें नेगेटिव हुआ है उत्पादन, तो लो एस याद रखिएगा पेट्रोलियम में। उसके बाद क्रोमाइड याद कर लीजिएगा, कॉपर सांद्र याद कर लीजिए। ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलता है, इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, 12वां नंबर है। एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार आप लोग को ये प्रश्न पूछा गया है, नहीं तो बहुत से बुक में आप लोग गलत मिलेगा। लोकल जो बुक होता है लूसेंट में भी गलत दिया हुआ है, इसलिए मैं इस प्रश्न को शामिल किया हूँ। एनसीईआरटी कुछ और ही बोलती है, तो उसे ही आप लोग मान के चलिएगा। अभी जो जलोढ़ मृदा है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पाई जाती है, 22%, 28%, 32%, 40%। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको डी होगा, 40% क्षेत्रों में पाया जाता है। ये एनसीईआरटी में अभी भी ये इसी डाटा को कवर किया जाता है। तो जब तक इसे अपडेट नहीं किया जाता है या कुछ मापन नहीं होता पुनः इसका कितना जलोढ़ मृदा का कितना है हुआ है, किस रूप से वर्तमान में पाया, उसे आंकड़ा को चेंज नहीं कर सकते, तब तक 40% आप लोग याद रखिएगा। और लूसेंट के बुक में ये आप लोग को इरर किया हुआ है, तो आप लोग उसे सुधार लीजिएगा। लगभग 115 या 116 पेज में यह होगा, तो आप इसे देख लीजिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। ये जलोढ़ मृदा नदियों से लाई गई मिट्टी है जिसमें पोटास की बहुलता होती है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है किसकी बहुलता होती है, तो पोटास की बहुलता। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, यहाँ देखिए यहाँ पर आप लोगों को हिम्मत हो गया है, टाइपिंग एरर गलत है, उसे सही कर लेना है। कमी होती है मृदा आपको भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल में पाया जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार यह दिया गया डाटा है, तो आप लोग सारे लोग करेक्शन कर लीजिएगा, इसे सुधार लीजिएगा। यह दो प्रकार की होती है, कौन, बांगर और खादर। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। खादर नवीन जलोढ़ मृदा जो होता है, जो नवीन रूप से आता है, बाढ़ के बाद जो मृदा जो बाढ़ क्षेत्र होते हैं उसमें जलोढ़ मृदा के रूप में नवीन जो मिट्टी का जो जमा होता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जो मुख्य भूमि जो जल प्रवाह क्षेत्र से दूर की भूमि होती है वहाँ पर बांगर का आपको जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। अब महत्वपूर्ण फसल है, उत्तर भारतीय लोग इसे बेहतर तरीके जानते हैं कि इस मृदा में कौन कौन से फसल होता है, जैसे गेहूँ, धान, मक्का, आलू, दलहन, तिलहन सभी फसल यहाँ पर उगाई जाती है। आप लोग को नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, याद रखना है। 13वां प्रश्न भी प्रश्न के रूप में आ सकता है। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब। कुल उत्पादन अलग चीज़ है, कुल भूमि में किया गया उत्पादन, फिर कुल प्रतिशत उत्पादन अलग चीज़ है, आप लोग को अलग प्रश्न पूछ सकता है। कुल भूमि में कुल उत्पादन भी अलग प्रश्न बनता है, तो इस रूप से आप लोग को कवर करना है, तो सारी चीज़ों को देख लेना। तो यह पंजाब होगा इसका सही उत्तर, इसे हम लोग देख लेते हैं, जस्ट कवर कर लेते हैं।
और 5 मिनट वीडियो चलेगा, ज़्यादा दिन है। तब तक आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, दबा कर बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा कोऑपरेट करिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें और भी बेहतर बनने का मौका दीजिए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके नए इनोवेटिव तरीके से आप लोग के सामने आ सकें। चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें है गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। कुल उत्पादन की यहाँ बात की जा रही है, पर प्रति हेक्टेयर में पंजाब प्रथम स्थान पर रखता है। हरित क्रांति और इससे संबंधित डाटा आप लोग को जब खाद्यान्न का जो पीआईबी डाटा आया था उस पर मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग पीआईबी इंपॉर्टेंट नोट्स पर जाकर देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को कवर देखिए, अगर सभी चीज़ों को एक जगह समाहित कर दिया जाए तो ऐसे ही वीडियो जितना नॉर्मल जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें करता हूँ तो वीडियो हो जाता है, 1 घंटे का वीडियो हो जाता है। तो सारे चीज़ों को कवर मजबूरी बस भी नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग जाके वहाँ देखिए, डाटा कम्युनिटी में डाटा अपलोड किया जाता है, पीआईबी में सेक्शन में आप लोग डाटा अपलोड किया जाता है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत से टॉपिक को कवर किया जाता है। गेहूँ के उत्पादन भारत विश्व का द्वितीय स्थान है, जबकि स्थान प्रथम चीन है। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 14% भाग पर गेहूं उत्पादन होता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना। और जो हरित क्रांति हुआ सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल में हुआ था, परंतु चावल की तुलना में गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन वृद्धि देखी गई थी, लगभग 142% से अधिक वृद्धि देखी गई थी। नेक्स्ट है हम लोग 14वां प्रश्न है, क्या है, बहुत ही ईजी प्रश्न है, इसे भी कवर कर लेना आप लोग को। जेनेटिक रूप से भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन कर अनुशासित या अनुमति दी गई है? ऑप्शन गेहूं, धान, बीटी कॉटन या आपको मूंगफली। तो इसका सही उत्तर क्या है? बीटी कॉटन को दिया गया है, बाकी फसलों खाद्य फसलों को नहीं दिया गया है। यह फसल मुख्यतः क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफाई करके बनाया उत्पादित किया जाता है, उसके बीज का संवर्धन किया जाता है और अधिक उत्पादन की मंशा से ये किया जाता है। इसलिए इसे बीटी कॉटन के संदर्भ में, क्योंकि ये खाद्य फसल नहीं है, इसलिए आपको नकदी फसल के रूप में इसे जाना जाता है, तो इसमें उपयोग किया गया। वाणिज्यिक रूप से इसे मान्यता दिया गया और खाद्य फसलों में नहीं दिया गया, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लास्ट प्रश्न आज का, नॉट लिस्ट प्रश्न है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगा लुसेंट बूस्टर का, और जो सीरीज चल रहा है 1 ईयर का सीरीज चल रहा है, जो एग्जाम बीपीएससी 67 सीडीपीओ और यूपीपीसीएस को ध्यान में रख के, तो सीरीज देखना ना भूले। वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज है जो आपके एग्ज़ाम में करंट के रूप में शामिल होगा। उसी से देखिएगा, जो सीरीज में है आपको सारे करंट आपको देखने को मिल जाएगा, उस सीरीज को देखना ना भूलिए। चलिए आज का लास्ट प्रश्न क्या है? भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस वर्ष 18, 22, 23, 1937 में कब हुई थी? तो सबसे पहले तो लौह इस्पात की कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह स्पष्ट नहीं करता है कि किस, सफल या असफल का। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो असफल सबसे पहले हुआ तो ही तो सफल जाके हुआ था। पहले 1918 में इसका गठन किया गया था जो असफल हो गया था, फिर बाद में जाके एक सफल लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी। इसे हम लोग देख लेते हैं क्या है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो प्रथम कंपनी 1918 पश्चिम बंगाल दामोदर नदी घाटी के हीरापुर नामक स्थान पर की गई थी और 1922 में इसमें उत्पादन शुरू किया गया था। इस रूप से प्रश्न पूछ सकता है। तो जनवरी 2022 के आंकड़ों के अनुसार, याद रखिएगा ये पीआईबी का डाटा है, जिसमें 11 महारत्न कंपनी, 13 नवरत्न कंपनियां उद्यम सूचीबद्ध है, 73 आप लोगों को मिनी रत्न कंपनियां हैं। मिलाकर कुल कितने उद्यम सार्वजनिक उद्यम है? 348 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम भारत में कार्यरत है। महारत्न कंपनी 11 महारत्न कंपनी जनवरी 2022 की डाटा के अनुसार 11 महारत्न कंपनी में सारे कंपनी का नाम तो आप लोग जानते होंगे पहले से, जैसे हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत एनटीपीसी, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस लास्ट जो 11वां उसे जरूरी याद रखिएगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो 11वें नंबर का महारत्न कंपनी जनवरी 2012 में अधिसूचित किया गया है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई है। तो आंकड़ा चेंज हुआ है, तो इसे देख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। पीआईबी का डाटा भी दिया हुआ था, जब आया था तो आप लोगों को मैंने दिया भी था।
तो महारत्न कंपनी कैसे बनती है इसे यह जरूर याद रख लीजिएगा। जैसे इसे नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए, पिछले या विगत रूप से 3 वर्षों में के दौरान लगभग 25,000 करोड़ से अधिक का औसत कारोबार होना चाहिए, वार्षिक कारोबार देखिए 25,000 का एवरेज टर्नओवर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है पिछले 3 वर्ष के दौरान 15,000 करोड़ से अधिक की औसत निवल संपत्ति होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? एवरेज नेट जो वर्थ हो उसका 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, और पिछले 3 वर्षों के दौरान लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का एक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए, अर्थात एवरेज नेट प्रॉफिट 5,000। तो 3 डाटा तो आप लोग याद रखिएगा, 5, 15, 25। तो 5 में क्या है? एवरेज नेट होना चाहिए, शुद्ध लाभ उसे होना चाहिए 5,000 का, 5,000 करोड़ का। नेक्स्ट है 15,000 करोड़ का क्या होना चाहिए? एवरेज नेट होना चाहिए, और तो उसका वार्षिक निवल संपत्ति कितना होना चाहिए? 15,000 का। और टोटल एवरेज जो होगा उसका वार्षिक कारोबार कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए, कम से कम। पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा आप लोगों को मिला के रखना है, तभी जाके आपको महारत्न का दर्जा प्राप्त होगा। यह महत्वपूर्ण है, आज के प्रश्न में शामिल किया गया है। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग को देखने को मिला होगा, एग्ज़ाम हॉल तक वो कैरी करेगा, इसी उद्देश्य से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए स्टूडेंट हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पुराने व्यूअर है, लिसनर है, वो चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। बेल आइकन को दबाए रखें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और इसी प्रयास के साथ हम लोग अच्छे बेहतर एक विकल्प आप लोग को दे रहे हैं, तो कोऑपरेट करना आप लोगों का प्रथम दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि जो चीज़ें हम लोग आप लोग को दे रहे हैं उसमें आप लोग का सहायता मिले। देखिए, इनपुट जब तक नहीं होगा आउटपुट भी नहीं निकलता है, यह थ्योरी है। तो इनपुट हम लोग को दीजिए, तभी तो आउटपुट अच्छे तरीके से हम लोग आप लोग को देंगे, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, कोई भी समाज से बाहर चीज़ें नहीं है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो देखने के लिए, अंतिम वीडियो तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो तक जल्द एक नए सीरीज़ के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो चीज़ें दी जा रही है उसे अच्छे तरीके से देखिए, पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, और डायरेक्ट एग्जाम हॉल तक कैरी करने का कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए, ताकि आप लोग का सिलेक्शन कम से कम ना रुके पीटी के स्तर पर। तभी तो जाके मेंस में बात करेंगे। बहुत से लोग तो यहाँ पर 5 लाख 6 लाख बैठेंगे एग्जाम में, उनमें से मात्र आप लोग को 10 गुने सीट का जो है उसके 10 आप लोगों को सिलेक्शन अंतिम फेज तक जाता है। मात्र सीट के अनुसार 600 लोगों का सिलेक्शन, 700 लोगों का, 800 लोग, जितना सीट है उसके अनुसार होगा। सोचिए कितना कंपटीशन लेवल हाई हो गया है। तो आप लोग टू दी पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंट बात करिए, पढ़िए, लिखिए, और 2 साल तक केवल पढ़ाई कीजिए। एंजॉय 2 साल के बाद जितना एंजॉयमेंट करना होगा, जितना वीडियो से देखना होगा, देखते रहिएगा आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।